all the invited guests, luminaries from different fields, dear friends, colleagues, and all other people who have supported this event to happen today, this morning. For this book release ceremony, we have with us, he will also be joining through virtual mode, Recording stop. Shri E.Z. Khobragade Sahab, former IAS officer, Shri Sandeep Tamgadge ji, IPS, Advocate Firdaus Mirza Sahab. We are missing Dr. Sunil Kumar Suman, who was also a proposed guest for the book release function today, but due to his ill health, he couldn't make it possible. भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। A floral bouquet and a memento. Thank you very much. My friend and patron of Educator Foundation, इनहेरिटेंस हायरार्की एंड कास्ट, यह पुस्तक भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों को उन नज़रियों से देखने के लिए प्रेरित करेगी जो सामान्यतः भारत की राजनीति में लिखे गए साहित्य में दिखाई नहीं देते। हम देखते हैं कि ज़्यादातर साहित्य यह वास्तविक भारत की वर्तमान परिस्थिति बयान नहीं करते, चूँकि वास्तविक परिस्थितियों पर लेखन होना चाहिए, परंतु इस तरह हमारे देश में नहीं दिखाई देता। किसी के भी साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाए। विकसित हो या विकसनशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। एक ऐसे समाज की कल्पना करने की ज़रूरत है जहां आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न होता हो। स्पष्टतः इन सभी मुद्दों में सामाजिक न्याय के प्रति गहरा सरोकार रखना जरूरी है। निश्चित ही यह पुस्तक भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के विचारों को सशक्त करेगा। एजुकेटर फाउंडेशन यह इसी उद्देश्यों को साकार करने हेतु सामाजिक लोकशाही में विश्वास रखता है और इसी बुनियाद पर फाउंडेशन की नींव है। इसीलिए इसे साकार कराने हेतु फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन विविध माध्यम से करते रहता है। इसके पहले भी लेखक की एक सुपरिचित पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है हमारा संविधान और हम। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का संकल्प उनमें दिखाई देता है। लेखक फिलहाल नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है और 2008 के बैच के वे IAS अधिकारी है। आशा करते हैं इस पुस्तक के द्वारा सामाजिक एवं राजकीय विचारधारा बढ़ेगी और अनेक संशोधकों को एवं विद्यार्थियों को आगे और संशोधन करने की जिज्ञासा बढ़ेगी, जिससे भारतीय समाज एक एवं भारत के लोकतंत्र के उभरते आह्वानों पर
विचार मंथन होगा। बेस्ट ऑफ लक टू दिस बुक एंड ऑथर। थैंक यू। जय भीम। Dhananjay Soindaji Vanjari's book is an essential reading for anyone seeking to understand the challenges facing Indian society today. Vanjari sees these challenges not as recent developments but rather as the culmination of deep caste divisions within the Indian society. While caste is certainly not a neglected topic among scholars, Vanjari succeeds in restoring forward caste power to its place as the central and continuing challenge to the consolidation of democracy in India. With best lucks from Charles Hanklin, USA. Thank you very much, sir. Dr. Dhananjay Soindaji Vanjari, the learned author of the book, Professor Thorat, Mr. Sunil Kumar Suman, Mr. Dhanraj, Mr. Khobragade, and other distinguished persons who are participating in this function. I could not read the book prior to the launch of this. I could only get some excerpts from the book, so I could gather that the learned author, Mr. Dhananjay, is trying to deal with a very, very important question, socio-political question, which is a vibrant subject affecting the large mass of this country. And the main subject, as I understand, is projecting the subject that the degeneration of the political institutions. I feel that if I commit any mistake on regarding the contents of the book, please accept my apologies. I have not read the book. The political degeneration the degeneration of political institution because of the caste hierarchical interference. But I feel that in India it is impossible to avoid the caste hierarchical intervention for any political party, because that is their main base for any political party to penetrate deep into the minds of the people of this country, how they can control the mass of this country. It is an accepted fact that caste system is prevailing in this country. We cannot root out the caste system, and all of you must have carefully read the famous speech of the book Annihilation of Caste by our benevolent leader, benevolent icon, Dr. Ambedkar, the annihilation of caste. He says that in all shastras, the caste is deeply rooted, and these principles cannot be taken out of the minds of the people of this country. So the annihilation of caste is not possible. Virtually that is the message that is there. So the caste, the community has got great control over the population, the large mass of this country. And there is no problem. I don't think any political party will spin around this caste system, spin around the community, spin around this group to make a political the mileage. That is what they want. That we cannot, but they will not openly say, we support this caste, we help this caste, or we don't approve this caste system or anything. They will not say. But basically, if you just know what is happening in we cannot openly say how the leadership, the committees, the membership, all based on this the underlying the community and caste system. So there is no political. We cannot say there is a degeneration of political institutions. This is the
normal historical development because the large number of the states were there, vassals states were there in India. When India became independent, the India became a republic in 1950, and we had a constitution thereafter. And prior to that, 1947, we got independence, and we got a constitution. 1950, we adopted the constitution, and we became a sovereign independent republic. But that doesn't mean that we all, our citizens became the right-thinking persons without there being any caste feeling or community feeling. All are deeply rooted in this thing. धनंजय यांचं जे पुस्तक आहे ज्याचं प्रकाशन झालं, इनहेरिटन्स, हिरार्की अँड कास्ट, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके इन इंडिया, संदीपजी आणि मिर्झा सर आणि सुखदेव थोरात सर या पुस्तकावर भाष्य करतील. मी या पुस्तकावर फार बोलणार नाही, पण या पुस्तकामध्ये जो धनंजयचा परिचय दिलेला आहे त्या परिचयामध्ये आय थिंक समथिंग इज मिसिंग. अँड व्हॉट इज मिसिंग, धनंजय हॅज नॉट रिटन देअर ही इज ए मॅन ऑफ इंटिग्रिटी. सिव्हिल सर्वंट, हल्ली सिव्हिल सर्वंटबद्दल खूप वेगवेगळं बोललं जातं. मी धनंजय यांना जे ओळखतो फक्त ते इंडियन रेव्हन्यू सर्व्हिसेसचे अधिकारी म्हणून नाही, तर ही इज अ सोशली कमिटेड ऑफिसर, ही सोशल ॲक्टिविस्ट, civil servant. It's very difficult to become the social activist civil servant. There are many civil servants. The civil servant who are beneficiaries of the reservation policy guaranteed by the Constitution of India. He is a fearless officer. जे बोलायचं ते करायचं आणि जे करायचं तेच बोलायचं. म्हणजे खरं म्हणजे हे सांगायसाठी मी इथे उभा आहे. पुस्तक इंग्रजीत आहे, खूप कठीण आहे समजायला. मी काही पानं वाचले आणि आय लेफ्ट दॅट बुक ॲट पुणे, आय कुड नॉट ब्रिंग इट. पण IRSमध्ये आणि त्यातही इन्कम टॅक्समध्ये असताना, ॲडिशनल कमिशनर रँकमध्ये असताना, सेईंग नो टू करप्शन, माझ्या दृष्टीनं मिर्झा सर, इट्स ए बिग क्वालिटी ऑफ द धनंजय. सेईंग नो टू करप्शन, मला वाटतं हेच बाबासाहेबाचं काम आहे. म्हणजे शेवटी ह्या पुस्तकाचं चिंतन काय आहे, म्हणजे इनहेरिटन्स, हिरार्की अँड आपण बघतोच आहे, आपल्या भोवताल ह्या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. आणि म्हणून मला आय वुड से की ही इज ए ट्रू आंबेडकराईट सिव्हिल सर्वंट. असं वागायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे. मी तर या मताचा आहे. मी पण 29 वर्ष प्रशासनामध्ये होतो. शोषण न करता, भ्रष्टाचार न करता, व्यक्तीची गरिमा म्हणजे सामान्य माणसाला ची प्रतिष्ठा राखून आपल्याला प्राप्त अधिकाराचा जेवढा चांगला वापर करता येईल समाजहितासाठी, एवढं केलं तरी मला वाटते देशसेवेचं हेच खरं काम आहे आणि तेच बाबासाहेबांना अपेक्षित आहे. आणि म्हणून मी धनंजय आपलं खूप मनापासून अभिनंदन करतो की या वयामध्ये एवढ्या गहन विषयावर स्पष्टपणे मत मांडलेलं आहे. मी काही पानं चाळत होतो, त्याच्यामध्ये जे वेगवेगळे सरकार आणि मिर्झा सरांशी पण बोलत होतो. BJP RSSचा पण त्यामध्ये संदर्भ आलेला. पदावर असताना असं लिहिणं म्हणजे त्याला एक मॉरल स्ट्रेंथ लागते. मी सोपं काम नाही आणि संदीप हे कोणाला पण सगळ्यांना जमेल असं नाही आहे. आणि त्यासाठी मला वाटतं यू डिझर्व कॉम्प्लिमेंट फ्रॉम एव्हरीबडी. हे पुस्तक सगळ्यांनी वाचलं पाहिजे.
आम्ही याच्यासाठी असं सांगतो, 20 वर्षापूर्वीची एक गोष्ट आहे. एका IAS अधिकाऱ्यांनी मला असं सुचवलं होतं की आपण चांगली पदं नेत्यांकडनं मिळवली पाहिजे. तर मग मी त्यांना विचारलं कशी मिळवली पाहिजे. तर ते म्हटलं की मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याकडे गेलं पाहिजे, त्यांना पार्ट्या दिल्या पाहिजे, त्यांना खुश केलं पाहिजे आणि पदं मिळवली पाहिजे. ते अधिकारी पण बुद्धिस्ट होते, आहेत. तर मी म्हटलं हे कशासाठी करायचं. ते म्हटलं पैसा मिळवला पाहिजे. म्हणजे आजही तो चिंतनाचा विषय आहे. पॉलिटिकल डिकेसाठी मला वाटते सिव्हिल सर्वंटच्या लोकांचा पण फार मोठा त्याच्यामध्ये हात आहे असं म्हणू आपण. नुसतेच राजकीय लोक आपल्या ताकदीवर हे सगळं करत नाही, त्यांच्याकडे जी सत्ता संपत्ती आली आहे. तर मी म्हटलं बघ गरज नाही असं करायची. नाही नाही काय सगळेच लोक करतात, आपण केलं पाहिजे. तर म्हणजे सगळे हे शोषण करते जर असेल तर आपणही शोषण करता झालं पाहिजे का. आपण इतरांपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे. कारण आपण बाबासाहेब सांगतो, बुद्ध सांगतो, शाहू सांगतो, महात्मा फुले सांगतो. मग आपण इतरांपेक्षा वेगळं दिसलं पाहिजे. परवा पण मी एक सोशल मीडियात आर्टिकल लिहिलं होतं, सनदी अधिकाऱ्यांनो अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध भूमिका घ्या. मी म्हटलं आम्हाला हे पटत नाही. तुम्हाला करायचं असेल तर करा, पण तुम्ही हे आमच्यासारख्या मी तेव्हा 20 वर्षापूर्वी मी डेप्टी कमिशनर होतो तेव्हाची गोष्ट आहे. असं तुमचं सांगणं पण तुम्ही खरं तर आम्हाला मोटिवेट केलं पाहिजे की आपण बाबासाहेबांच्या विचाराने काम करू. म्हणजे पढे लिखे लोगों ने धोका दिया वगैरे हे जे सांगत असतो. खरं तर धनंजयकडे बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की धनंजयनी धोका दिला नाही, कारण त्यांनी हिंमत दाखवली, प्रामाणिक राहण्याची हिंमत दाखवली. ते आजच्या काळात कठीण आहे. बिघडणं सोपं आहे, चांगलं राहणं कठीण आहे. आणि म्हणून मी त्यांचं ते काही ऐकलं नाही, त्यामुळे मी पण समाधानी आहे. ते कसे समाधानी आहेत तर मला माहीत नाही, मला त्यांचं नाव नाही सांगता येणार, सांगू पण नाही. पण असे अधिकारी मला वाटतं ते समाजाला पण घातक आहेत आणि मुळात बाबासाहेबांच्या विचाराला घातक आहे. आणि अशांची संख्या सध्या प्रशासनामध्ये, नुसतेच मी सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. या पुस्तकामागचं चिंतन जे धनंजय तुमचं आहे, मला हे बघितल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं 25 नोव्हेंबर 1949चं भाषण संविधान सभेतलं आठवतं. त्यांनी हेच सांगितलं होतं की पॉलिटिकल पार्टीनी कसं वागलं पाहिजे, विरोधकांनी कसं वागलं पाहिजे, सत्ताधाऱ्यांनी कसं वागलं पाहिजे. आणि 26 जानेवारी 1950ला हा देश लोकसत्ताक झाला, म्हणजे लोकांचं राज्य आलं. ते खरंच लोकांसाठी राज्य आहे का. आणि लोकशाहींचं जरी राज्य असलं तरी लोकशाही या देशाला जरी नवीन नसली तरी आता ती खूप वर्षानंतर आलेली आहे. आणि ज्यांच्याकडे ॲब्सोल्यूट पॉवर आहे पॉलिटिकल पार्टीकडे, तर ती लोकशाही हुकुमशाहीकडे कधी जाईल हे सांगता येत नाही. असे अनेक इशारे बाबासाहेबांनी दिलं. या संविधानाचा पण अभ्यास धनंजय तुमचा फार मोठा आहे. पहिलं जे पुस्तक झालं त्याच्या पण प्रकाशनाला मी होतो आणि त्यामुळे बाबासाहेबांच्या 25 नोव्हेंबर 1949च्या भाषणाची आपल्याला आठवण होते. आणि ते खूप चिंतनाचं भाषण आहे. आम्ही सातत्याने बोलत असतो, संविधान समजून घ्यायचं असेल किंवा संविधानाचा अंमल करायचा असेल तर ते वाचलं पाहिजे. Most respected Khobragade sir, Advocate Mirza sir, my dear friend and the author of the book today that we have released, Dhananjay Vanzari IRS, all the distinguished personalities present here in this august house today, dear friends, ladies and gentlemen. It's an absolutely a proud privilege for me to be a part of release of this wonderfully academic book that my friend Dhananjay has authored. And as rightly mentioned by Khobragade sir, this book is definitely going to be a reference book for long time.
it's very rare that serving public servant tries to get into such a complex question of the governance, complex questions of the reasons for the current political system, the genesis of the problems, the social structures, the change of the form of the governance, the change of the macroeconomies which impacts the social structure. Dhananjay has tried to get into all these aspects. And of course, there are a lot of other people in the country, senior academicians, intellectuals, students, research students, who have written about this particular topic. But what they have done is either they have written on the social aspects of it, that they have tried to take care of the, let's say, the caste system and then its impact on the governance, or they have written about the class structures, the economy, and then its impact on the governance and the impact on the larger masses of the country. What Dhananjay here has done is, and I must confess that Dhananjay, I have not been able to read the full book, and as Sir has also said, I have tried to glance through it, run through the book. So I will limit myself to only that aspect. What Dhananjay has done here is, because of his maybe opportunity that he got at the Harris School and the reason that he got introduced to the new concepts of the political economy, he has used those knowledge in analyzing the history of governance in this country for last 7-8 decades. And he has used a hardcore economic data, models of economy, which are very technical in nature. I'm not a student of economy, so I tried to understand those concepts, but he has used those economic data, the empirical data, the factual position, and then he has tried to superimpose those data and the statistics with the existing social structures. Thereafter, he has tried to examine the policies of the government for last 7-8 decades, and the change of the economic pattern. And what you have is the result in the form of this book, Inheritance, Hierarchy and Caste, and the Origins of Political Decay in India. The Lordship has mentioned about that he doesn't agree to the concept of that it's an origin of political decay. He mentions that there was already decay in the country. It's just that we have tried to give a new, we have tried to give a modern structure in the form of a democratic governance. Dhananjay has tried to, I have written down few points here, so that it was such a complex book, I could not have remembered everything. So I have, for the benefit of the ease, I have written down few points here, and you need to excuse me if I read over from the page. So right at the beginning of the book, in his introduction, Dhananjay mentions about, he speaks about two salient aspects of independent India polity. That's what you have used the word. One, that communal and cultural dimensions are attached with the nationalist ideology. Now, what Dhananjay has tried to do is, he is mentioning communal and cultural dimensions attached with the nationalist ideology. And of course, though he mentions that these communal and cultural identities, which are attached with the nationalist identity, has been expedited, accelerated in last 1 decade or so. I'm not going to name any particular party or anything, but that's what the idea that Dhananjay has said that. But nevertheless, Dhananjay says that this is not something which is new. खोब्रागडे सर पण बोललेत की नवीन नाही आहे. पार्टी कोणतीही सरकारमध्ये असली की त्यांना वापर करून घ्यायचा असतात, जातीचा, धर्माचा. नॅशनलिस्ट जे आपण म्हणतो राष्ट्रवादाचे जे मुद्दे असतात, राष्ट्रवादाचे जे सिम्बल्स असतात, ते सिम्बल्स, त्या सिम्बल्सचा वापर करून, जातीच्या सिम्बॉलिझमचा वापर करून, धर्माच्या सिम्बॉलिझमचा वापर करून पॉलिटिकल गेन्स घेणं, हे काय एका विशिष्ट पॉलिटिकल पार्टीसाठी मर्यादित नाही आहे. आणि मागचे जेव्हापासनं
इंडिया आपण रिपब्लिक झालो, नवीन सरकार आली, तेव्हापासून हा प्रयास सुरू आहे. What Dhananjay has done is he has tried to give a very, very clear-cut academic reasons on why it is being done. And he has used the economic models for doing that. The second salient point that Dhananjay mentions is that this communal and cultural dimensions, when we say communal and cultural dimensions, primarily one thing that comes to our mind is the majoritarian community, Hindu community, and the minority community, primarily the Muslim community. There are a lot of other religious identities also, but primarily the Indian polity in last 8 decades or so has revolved around generating and polarizing the issues on these two communal lines. What Dhananjay said is about the second salient point. He says that communal appearance is accompanied by undercurrents of caste equations. Now, Dhananjay, with due respect, I'll say that I will beg to differ with you on this particular thing. You have mentioned about the undercurrents. I will say it's not undercurrents. It has always been in prominence. It has always, in fact, the use of the caste, along with, of course, the communal lines, has always been a very, very prominent part of the Indian polity. You have said undercurrents. I will not say it's undercurrent. Nobody ever tried to hide it. You take the elections which are in progress now in 5-6 states, or maybe you take the examples of elections in 75 or 1960s, the Indian polity and the elections have always revolved around caste equations. There has been no undercurrents about it. Of course, these days, maybe of late, earlier at least there was an attempt of hiding this, camouflaging this, that okay, we are not talking about the caste. Honorable Justice also mentioned the same thing, that no political party is going to speak about that we support this caste or we support that religion. But increasingly I feel that even those attempts of camouflaging their efforts, now they are doing away with it. आधी कमीत कमी प्रयत्न असायचा की आम्ही जातीबद्दल बोलणार नाही किंवा रिलिजनबद्दल बोलणार नाही इलेक्शन्समध्ये. मला वाटतं हळूहळू आता तो जो ती जी भीती म्हणणार नाही, पण ती जी लज्जा होती, जी लाज होती की आम्ही पब्लिक डोमेनमध्ये ह्या दोन विषयावरती जाणार नाही, हळूहळू तो आता पडदा सरकला आहे, बाजूला झाला आहे. आता आपण जेव्हा पॉलिटिक्सची गोष्ट करतो, प्रकर्षाने एकदम म्हणजे असं it's thrown at our face that okay, we are like this, we'll speak only about this political party, this political caste, we'll speak only about this thing, that my political identity revolves only around XYZ जातीचेच मला वोट हवे, मला दुसऱ्या जातीचे वोट नको आहे. बरेचदा आपण न्यूजपेपरमध्ये वाचतो. सो दॅट अटेम्प्ट ऑफ हायडिंग हॅज रिअली बीन गॉन अवे. It has come down to that, and that is one reason. That is, I think, the journey of the journey of electoral politics, which started in 1950s until now, we have gone down. And yes, on that count, I'll agree with you that there is a political decay. Earlier, at least, there were efforts of not being so naked about it that we are not going to speak. But now those assumptions, those pretensions are gone. The elections in this country are purely and purely on the basis of the caste. And not only elections, almost all other aspects of public life revolves around caste and the communal aspects. So these two salient features Dhananjay has tried to mention in his introduction. He goes on to say that a realistic background of power politics mostly seems to be underlined by the dictates of the hierarchical social order based on the caste system in India. This is what you have written, Dhananjay. That the realistic background of power politics, that's what I was referring, mostly seems to be underlined. Again, it's not underlined. It's on your face. Everybody is visible over that. By the dictates of the hierarchical social structure, hierarchical social order. This is a stark reality. Honorable Chief Justice has also mentioned about that. He mentioned about Baba Saheb's annihilation of caste. That is it ever possible to have a casteless society? A lot of academicians, intellectuals have written on that aspect, and I'm not competent to speak on that particular topic. But
increasingly it feels it's almost impossible to say that we will ever have a casteless society. Of course, a lot of efforts are being going on, including this particular effort in the form of this book. But this hierarchical social order is a reality of this particular country. And not only this country, wherever the products of this country goes to the world, they take the caste with them. So, you all are very learned people. In the evidence given by Baba Saheb to the Franchisee Committee, popularly called as the Southborough Committee, on 27th Jan 1919, he had exactly raised this particular issue, the difference between a responsible government and a representative government. And now, after 80 years of a democratic polity, the question still remains relevant. Are we really representative in the form of the governments that we choose, that the governments that run this country? We have tried to have reserved seats here and there, we have tried to have some other things. But how far these governments have been actually representative? In my mind, the question that Baba Saheb had raised in 1919, even after 103 years, the question is still relevant, still unanswerable, and I don't know if we have any answer to that. The control of the resources, the control of the knowledge, even 2000 years back, a select group used to control the knowledge. That's how it dominated the society. Even now it's the same. Control of the knowledge, access to the knowledge, it remains the same. And I hope that this book, a very courageous attempt, I must say, as Khobragade sir has also mentioned, it's difficult for a serving officer to walk, to try to explore this topics which a lot of people feel are controversial. And a lot of serving public servants rarely want to get into these ideas of writing about these topics. Though in the private conversations, we all talk to each other. We all try to come up with our own academic findings. But it's very rare that serving public servant try to academically, on a very serious note, in a very empirical manner, try to write about these serious questions. Dhananjay has tried to do that, and I must say a very good attempt, Dhananjay, absolutely wonderful attempt. And at the cost of repetition, this book definitely will be used as a reference book, as a guide for a lot of serious students as well. My best wishes to you, and my best wishes to the success of the book as well. It would be a pleasure. Kindly go through the book, kindly read the book, and try to understand what exactly are the things that are happening and how the country is getting shaped in a very invisible manner, supported and guided by the same urge of controlling and dominating, keeping the domination over the masses. Having said this, I'll stop here. Once again, thanks a lot for giving me an opportunity of coming and be a part of this wonderful ceremony. And thank you so much for being so patient and listening to me. Jai Bhim. Thank you. आज मैं अपने आप को आपके साथ इस बुक रिलीज़ के फंक्शन में मौजूद पाकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोराट जी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एम और ऑब्जेक्ट बना रखा है हम सब में, हमारी अगली जनरेशन्स में संविधान के प्रति जागरूकता निर्माण करने का, वो इज़ेड खोब्रागड़े जी। अपने कॉज के प्रति कोई कितना समर्पित हो सकता है कि उसके लिए पूरा मुल्क क्रॉस करके इस बुक के फंक्शन के लिए यहाँ मौजूद संदीप तामगाड़गे जी IPS, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित प्रोफेसर शैलेश बहादुरी जी और
जिनके पुरुषार्थ के कारण हम सब इकट्ठा हुए हैं, वो धनंजय सोइंदा जी वंजारी जी IRS। एक तकरीबन 15 दिन पहले मुझे EZ सर का फ़ोन आया कि भाई देखो, मिस्टर वंजारी वुड बी कॉलिंग टू यू, आई हैव प्रॉमिस्ड हिम, यू शुड टॉक टू हिम। इट्स ऑल राइट, क्योंकि वैसे भी EZ सर ने कहने के बाद कोई क्वेश्चन मार्क्स हुए नहीं है कभी जिंदगी में, क्योंकि एक आपसी विश्वास की बात होती है। जब ये एक विश्वास होता है कि मैं किसी आम्बेडकराइट से, सच्चा आम्बेडकराइट मुझसे कुछ कह रहा है, तो सच ही कह रहा होगा, वो मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहा होगा। तो ये एक विश्वास का रिश्ता EZ खोबरागड़े सर और हम में है। तो उन्होंने कह दिया, वंजारी साहब का फोन आया, आई कंसेंटेड फॉर दिस। फिर बाद में फोन आया कि मुझे आपको बुक देनी है, क्योंकि मेरी अपनी रिक्वेस्ट थी कि बुक पहले देखे तो सही। तो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जॉइंट डायरेक्टर, जिनकी ये सेकंड बुक है ऐसे, वो आ रहे हैं। तो एक इमेज थी दिमाग में, एक इमेज बनती है ना, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था। तो मैं समझ आता समवन इन हिज लेट 50s, ऐसा किसी से मुलाकात हो गई, लो दरवाजा खुला और एक लड़का चला आ रहा है। और अचानक मुझे जो नाउमीदियां होती है, कभी कभी डिप्रेशन होता है कभी कभी, उस समय बाहर आया कि हाँ, हमारी अगली जनरेशन तैयार हो रही है। और अभी तामगाड़गे जी ने पूरा किताब आपको समझा दिया है, मुझे नहीं लगता उस विषय पर मुझे कुछ खास कहना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब मैंने पढ़ा सर, तो अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं उस किताब के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्रिलर पढ़ रहा हूं। वो एक थ्रिलर है, एक बार आप पढ़ने लगे तो आप छोड़ेंगे नहीं उस किताब को। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा वंजारी जी को, जो आप दोनों ने इससे पहले, मुझसे पहले के आदरणीय स्पीकर्स ने कहा कि 100 में से 110 मार्क तो आपकी बहादुरी के लिए है। आपने जो हिम्मत बताई है। देखिए, आज सबसे बड़ा मुश्किल यह हो गई कि हमको कोई मिरर नहीं बताता, हम सिर्फ सेल्फीज लेते हैं। मिरर दिखना बहुत जरूरी होता है, पता चलता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो यह किताब एक मिरर है हमारा और आपका। यह किताब हमारी रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले 72-73 साल में हमने किस तरह से बिहेव किया है। क्या हम संविधान निर्माता के उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, या उन्होंने जिस लास्ट भाषण की बात कर रहे थे EZ खोबरागड़े साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें जो हमको 3 डर बताए थे, जो टेस्ट्स बताई थी, क्या उसमें से हमने कैसा परफॉर्म किया है। तो मुझे इस किताब का जो उन्वान यानी टाइटल है, उसकी लास्ट लाइन चुप भी रही है और पसंद भी आई सर। ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके इन इंडिया। अब सब अपने अपने दिल पे हाथ रखें, अपने अपने मिरर को देखें और कहे कि हम में से कौन है जो इनसे एग्री नहीं करता कि यस, देयर इज डिके इन आवर पॉलिटिकल अरेना। There is continuous decay, and therefore a few are inheriting, other are taking it by hierarchy, and most of us are still divided into castes. एक क्रांति हुई थी
26 जनवरी 1950 को। और वो क्रांति रक्तविहीन क्रांति थी। उस क्रांति ने उस दिन से भारत के सामाजिक पहलुओं से, सामाजिक जिंदगी से हमेशा के लिए धर्म और जाति इनको बाहर कर दिया था। वो एक क्रांति थी जिसने आर्टिकल 14 लिखा कि हर भारतीय कानून के सामने बराबर है। ये वो क्रांति है जिसने आर्टिकल 15 लिखा कि आप कहां पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो क्रांति है जिसने आर्टिकल 17 लिखा कि आज से कोई अछूत नहीं होगा। इस क्रांति ने आर्टिकल 19 लिखा जिसका आज इस्तेमाल किया है डॉक्टर वंजारी ने, और बोलने की वो आजादी का सही इस्तेमाल यह है। इस क्रांति ने आर्टिकल 21 लिखा कि हर इस जमीन पर जो भी मौजूद है, वो जो भी मौजूद है, मैं सिर्फ भारतीय की बात नहीं कर रहा, इस जमीन पर भारतवर्ष में जो भी मौजूद है उसको जीने का अधिकार है। कीड़े मकोड़ों या जानवर की तरह नहीं, पूरी ह्यूमन डिग्निटी के साथ। यह वो क्रांति है जिसने भले ही रिलीजन को अपने पब्लिक स्पेस से बाहर कर दिया, लेकिन प्राइवेट स्पेस में आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आजादी दी है। यह वो क्रांति थी जिसने इस मुल्क के रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की और अपने धर्म की और अपने शिक्षण संस्थाओं की प्रोटेक्शन के पूरे अधिकार दिए। तो अगर ये किताब पढ़े तो समझ में आता है कि जितनी तेजी से यह क्रांति आई और जिन लोगों का कंट्रोल पूरे सिस्टम पर, पूरे रिसोर्सेस पे होता था, अचानक जो उनके हाथ से चला गया, तो वो हासिल करने के लिए उन्होंने प्रतिक्रांति की कैसी कोशिशें की। और ये पूरी किताब उस प्रतिक्रांति को आपके सामने एक एक पेज से क्लियर करते चलती है। इसलिए एक थ्रिलर है जो मैं समझ पाया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा वंजारी जी को कि आपने हिम्मत की, आपने मिरर बताया, और जो आपका लिखने का एंगल था, जो रिसर्च का एंगल था, उस एंगल से हम सभी को बहुत बहुत फायदा पहुंचाया। तामगाड़गे जी ने कहा कि किस तरह इकोनॉमिक इफेक्ट का, इकोनॉमिक्स के का पॉलिटिक्स पर इफेक्ट कैसा हुआ। मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कानून का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस समझ लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के कंट्रोल पर और धीरे धीरे होने वाले कंट्रोल के साथ कैसा हुआ, पीएसयूज बेचने से फंडामेंटल राइट्स पर कैसे इफेक्ट आए, और अल्टीमेटली फिर से कई तरह के ईस्ट इंडिया कंपनीज ने आज किस तरह इंडिया का कंट्रोल ले लिया है, यह हम देखते हैं। और इस किताब का सबसे मेरा पसंदीदा पार्ट रहा है, जो बहुत कम बुक्स में होता है, वो इसमें है, वो है कंक्लूजन वाला पार्ट। यू कैन गेट द जिस्ट। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज कंक्लूजन वाले पार्ट में मुझे लगी है, वो है कि ऑथर सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, प्रॉब्लम्स से लेकर सॉल्यूशंस तक के डिस्कस कर रहा है, और आखिर में रीडर से एक क्वेश्चन दे के जा रहा है। रीडर को एक क्वेश्चन पूछता हुआ वो हमसे इजाजत ले रहा है। वो प्रश्न है, क्या आप सच्चाई कबूल कर सकते हैं? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी? अगर आप तैयार हैं तो ये किताब पढ़िए, वरना खुश रहिए। बी इन फूल्स पैराडाइज। तो सर, थैंक यू वेरी मच. So let us come to the
book, Inheritance, Hierarchy and Caste, Origin of Political Decay in India. Well, let me begin with a congratulation to Dhananjay Vanjari for uh, doing so much of hard work and trying to capture the present reality, the political decay in India. Some of those I have to address is Sunil Kumar. Suman, he is at Kobragadji. She's Sandeep Tangade, and the author himself, Dhananjay Vanjari, and others, and the people who are present in the audience. Well, I think Izet Kobragade and others have made a reference to the contribution of Dhananjay Vanjari as a bureaucrat, as a person who is coming from the administration, and doing an academic work, and about his character and his dedication. I would like to make only one point that the early early Dalit particularly, who went into higher education, they had no option except to join bureaucracy. Compulsions were very strong. And all those who do BA or MA or other degrees, they went into bureaucracy because it was also facilitated by the reservation. But most important contribution of these people who were in bureaucracy is that they were inspired by Dr. Ambedkar's movement, and they were involved in scholarship and reading and writing. So they combine administration along with the academic writing. And if you look at the early history of books on Dr. Babasaheb Ambedkar, you will see that most of the books, large number of books, are by the bureaucrats. You take Bhagwan Das, who was a law officer, and he has written quite a lot. You have several names here in Maharashtra who have brought out books. I won't name them, but the most celebrated person who was instrumental to bringing out the writing and speeches of Babasaheb Ambedkar was not academic. He was someone who came from administration. And he wrote wonderful introduction to this volume. So I think the contribution of academics, administrator in academics, in introducing Babasaheb Ambedkar, maybe not with a very great scholarship, but in a descriptive term. You take Kadam, for example, and there's several other who we have brought out, and we must appreciate their effort, their double role, administration as well as academic, and that is this group of people brought Babasaheb in front of us. It is only in the 80s that some of our people began to do PhD and went into academics, and then gradually began to write. And it is only in 90s and now 2000 that we have some very good scholar who are writing and making contributions. So that point is well taken. So I think we should appreciate that Dhananjay Vanjari still continue that tradition by bureaucrats. Now, coming to the book, I think I do not want to go into greater detail, but I think the books make 3 points, and some of the points are the point which are repeatedly pointed out by Babasaheb Ambedkar, and some of the point Vanjari brings out a new light and in the present context. What are those points? That is the central thesis of the book. The points relates to really the warning given by Babasaheb Ambedkar from time to time, but more specifically on 26th of November when he his last speech, Thanksgiving speech in before the Constitutional Assembly, where he warned them of the various danger that we are likely to face, and that we should take precaution on those dangers. We know that he said that if democracy has to be successful, we should avoid violent method. He also warned us that if you want to have a democracy, the Vyakti Puja, the devotion to a particular person who is in the political power, should be avoided.
in Indian context that can lead to dictatorship. But also two important warning that he gave, and that's famous, that we got a political democracy in the sense that one person can vote now, and there is equality there, unlike in 1990s, 99 or early period where the right to vote was confined to few sections of society. So Adil Sarfraz gives us a political equality, but he said that political equality and political democracy lives in social society and economy. This was a new thought, the connection between the politics and society and economy. And therefore he said that if you have equality in politics, but if you have inequality in society and in economy, the democracy might come in danger. And therefore you have to bring economic equality and social equality. That's what he phrased it in a very sophisticated manner, that is to have social democracy and economic democracy. But in simple terms, that we have to have a social equality. Everybody should have equal citizenship, right? And we should have economic equality, not perfect income distribution, but at least there should not be a large section of people which are poor and others who have a large section who corner a very high portion of wealth. Izet Khobragade had made a reference to the Oxfam's report, which brings out the fearful inequality. In my article in Lok Satta, I had brought out the inequality in Maharashtra. So I think Dr. Babasaheb Ambedkar warned on 3-4 issues. And we have not done anything on that count. And as a result of which, what he predicted has come true. And what this book does, Vanzari's book does, is that he, in the present context, how caste matters, caste inequality is influencing democracy, how economic inequality is influencing and undermining democracy. I think this is one of the central theme of this book. He's reiterating and bringing the present evidence on the political, in terms of political decay. But there are certain new points which he has brought out. The new point is, of course, that is also a point which was highlighted by Babasaheb Ambedkar, but he more explicitly, Vanzari brings out the connection between religion and the caste, and the prominence of Hindu religious ideology into the political governance. I think that is the point which everybody is talking about, but he has brought into it in his explanation. But the most important part of the book is, of course, reiterating that how this caste is influencing the political democracy, and how economy is influencing political democracy. Let me elaborate very, very briefly before I go to the point that I want to make. That is, that caste is influencing democracy is not a new thing. We have right in front of us that the interconnection between caste and democracy and politics was highlighted theoretically and conceptually, was captured by Rajni Kothari in Caste in India. मेरा ये कहना है कि जो बुक राइटिंग का जो वर्क है, बुक के बारे में बताया गया है, बहुत सी चीजें बताई गई है, बहुत ही और हाई इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं वो बताई गई हैं, वेल अप्रिसिएटेड। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन चीज़ों को, और ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, इसके ऊपर हमको फोकस होना चाहिए। लेकिन जो बुक राइटिंग का जो उपक्रम है वह इतना इजी भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है और बहुत उसका गौरवान्वित कर रहा हूं, उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, मैं उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। मेरी बुक के पहले और आगे में भी तमाम विद्वान इस विषय के ऊपर लिखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरा मानना यह है कि कोई भी दुनिया का विद्वान यह नहीं बोल सकता कि उसकी लिखी हुई बात पत्थर की लकीर हो गई है, कोई नहीं बोल सकता। एंड मच लेस अबाउट मी, मच लेस अबाउट मी। मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि बुक लिखने का मतलब आखिर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग अ बुक, एंड मोर इंपॉर्टेंटली
what do we mean by when we get our book published? This is very important aspect. हम बुक का लिखना और उसके बाद में उसका पब्लिकेशन होना, पब्लिश होना, ये दोनों चीजें एक ही नहीं है, ये दोनों चीजें अलग है। बुक का एक प्रकार से लिखना, मैं कई ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं और मिला हूं जिन्होंने बुक की पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट रखी है अपने पास, उनके पास में है। और यही नहीं तो मैं यह बताना चाहूंगा इस पटल के माध्यम से कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ दूसरा कार्य करते करते पुस्तकें अपना नोट डाउन किया है। किसी ने किसानी का काम करते करते, किसी ने बीड़ी बनाते बनाते, मैं ऐसे कई कार्यकर्ताओं से मिला हूं। मिर्जा सर, बीड़ी बनाते बनाते जो बाकी का समय मिल रहा है, he has written a book, not I will not say a book but manuscript, not typed manner, हाथ से लिख के। But what about the publication? In that sense, the writing a manuscript and getting it published are both the two different aspects. और जब आप लिख के उसको जब पब्लिश करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, you are getting access to the discourse. You are getting access to the विमर्श। आपको एक्सेस प्राप्त हो रहा है विमर्श, जो विमर्श चल रहा है, जो विचार विमर्श चल रहा है, जो मेनस्ट्रीम मुख्य धारा का जो विमर्श चल रहा है, उसमें आपको एक्सेस मिल रहा है। That is what we mean by when you get it published. And that too, when it comes to the mainstream, publishers. और डिस्कोर्स का मिलना, एक्सेस मिलना, this is quite struggling. This is what I am saying, that writing a book and then getting it published is not an easy thing. This is what we have to it. क्योंकि आपको एक्सेस मेनस्ट्रीम मीडिया में, मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स में मिलना, इट इज डिफिकल्ट। जैसे भी अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि एक नैरेटिव, एक डिस्कोर्स चलता है जो पूरे सिस्टम को एक डायरेक्शन देने का काम करता है, एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। उस मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स में आप एक ऐसी बात रख रहे हो जो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स से डिफरेंट हो, तो मेनस्ट्रीम डिस्कोर्स उसको उतना तवज्जो नहीं देगा। एंड देयर आर चांसेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट your effort to get it published may get hard resistance. There are chances. And from that perspective, is दृष्टिकोण से getting a book published, and that too with your original ideas, is tricky and at the same time challenging. आप सब लोगों को पता होगा बाबा साहब का वाकिया जो एनिहिलेशन कास्ट अभी हमारे सर ने बताया। यू नो बेटर, ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, बट देन ही हैड टू डू दैट एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको यह समझना पड़ेगा कि हमारे आइडियाज को डिस्कोर्स मिलना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसीलिए, और नहीं, हम अगर बात नहीं बोलेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो वो बात आएगी ही नहीं। अभी आपने देखा, हमारे आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बोलना, उस चीज के बारे में बोलना जो आपको लगता है, जो भी लिमिटेशंस हो, उस लिमिटेशंस में रहने के बावजूद भी वो अति महत्वपूर्ण है। एंड फ्रॉम दैट सेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड एनी आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड, पेन इट डाउन. That idea may not seem to be very, revolutionary at the moment when you think about that. जब वो आइडिया आपके बीच में आएगा, आपके जहन में आएगा, हो सकता है आपको उसकी अहमियत उतनी पता न होगी,
लेकिन यह भी हो सकता है कि जब वो दुनिया में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसको प्राप्त करने वाले हो सकता है कि कुछ लोग डायरेक्शन ही चेंज करते। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इस तरीके से इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। दूसरी एक जो चीज है जो मैं इस बुक के बारे में बताना चाहता हूं, अभी आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई बुक के बारे में, और कुछ चीजें जो कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिक्स हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन रहा है, इंक्लूडिंग अभी जो लास्ट वक्ता रहे हमारे आदरणीय थोरात सर, उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी या कुछ कमेंट जरूर करूंगा। लेकिन ये होने के पहले मैं एक दूसरा जो पॉइंट जो बताना चाहता हूं इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो ये है कि ये जो बुक है बेसिकली, ये बुक कुछ मुंडेन जो पॉलिटिक्स हो रही है या होती है उसके बारे में नहीं है, उसके बारे में नहीं है। राजनीति पर से या राजनीति के ही मतलब एक्सक्लूसिवली जो राजनीति हो रही है, कौन सी पार्टी किसके साथ में लड़ रही है, किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है, ये जो दैनंदिन या हम वर्षों दर वर्ष में जो देख रहे हैं, इसके बारे में ये बुक एस जनरल नहीं है। ये बुक जो है बेसिकली उन चीजों का जिक्र करती जरूर है, क्योंकि उनका जिक्र करना लाजमी है और जरूरी भी है, लेकिन ये कंप्लीटली उसके बारे में नहीं है। अगर उसको मोटे तरीके से देखेंगे तो ये किसके बारे में है, वो है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स चलती रहती है। जैसे अभी हमारे मिर्जा सर ने कहा कि कुछ चीजें हमको समझ में नहीं आती कि कैसे चल रहा है। इन अ वेरी इनविजिबल मैनर द थिंग्स डू हैपन, बहुत ही अदृश्य तरीके से होता है, उसका जिक्र मैंने कहा है। और एक अगर आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें मैंने एक लिखा है एडम स्मिथ को रिफर करते हुए, इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आप सब लोगों को पता होगा एडम स्मिथ। वहां पर एक चैप्टर भी है जिसमें मैंने एक बनाया है एक सब टॉपिक, उसमें यह है इनविजिबल हैंड बिकम्स विजिबल। ये एक ऐसा ये है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो धीरे धीरे होती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि हर युग का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत फिर राजनीति होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर युग का एक राजनीतिक सिस्टम होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था के अंतर्गत एक राजनीति होती है। प्राचीन काल में पॉलिटिकल सिस्टम अलग थे, मध्ययुगीन काल में पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, 1950 के बाद में पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, और उस पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का जो काम है वो भारत के संविधान ने किया है। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। लेकिन जो सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये होती है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो बनता है और जिस तरीके से हमको दिखता है, जैसे कि आज की तारीख 1950 के बाद हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है वह डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के आधार पे है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के आधार पे है। हमने स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। इधर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और उसके बाद में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स। और इस ढांचे के अंतर्गत फिर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शंस, ये सारी चीजें होती। और इसी को कहते हैं हम सामान्य शब्दों में रूल्स ऑफ द गेम। इसी को हम कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम। ये जो पावर को हथियाने की जो प्रक्रिया है ये कोई नई नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही होगा, ये पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। पावर का उपयोग दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, मोटा मोटी मेरी समझ है, ये मोटी समझ।
ब्रॉडली अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखोगे तो पावर का दो तरीके से ही उपयोग मोर और लेस होता है। फिर उसमें सारी चीजें आ गई, और भी टेक्निकल चीजों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। पावर का उपयोग अगर हिस्टोरिकल अगर ट्रेजेक्टरी हम देखें, इतिहास को देखें, तो नंबर एक चीज के लिए हुआ है, वो है टू परपेचुएट योर सेल्फ इन पावर, डिप्लॉय द पावर, पावर का उपयोग करते हुए अपने आप को और पावर में ही परपेचुएट करना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पहले अलग होता होगा, अभी अलग तरीके से होता है, लेकिन अगर उसको पावर की संकल्पना को हम अगर देखें और उसके उपयोग को देखें मोटा मोटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके पास में पावर है वो एक तो सबसे पहले अपने आप को पावर में और परपेचुएट करने की कोशिश कर सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, इस पावर का उपयोग डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर सकता है, इस पावर का उपयोग तमाम लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए भी की जा सकती है। दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। पूरी की पूरी जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है वो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स के बीच में घूमती दिखाई देती है हमको। एक तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, ये दो एस्पेक्ट के बीच में घुमाई देती। बाबा साहब का जो पूरा के पूरा यथार्थवादी जो इंफेसिस है, जो बल है, उन्होंने जो हमारी सामाजिक ताने बाने में जो देखा, उनका इंफेसिस ये था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके माध्यम से अलग अलग तरीके से, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, पॉलिटिको आइडियोलॉजिकल नए नए नैरेटिव पैदा करके हो, जो पावर का उपयोग अपने को ही परपेचुएट करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको किस तरीके से रोका जाए, और किस तरीके से पावर का उपयोग, पावर का डिप्लॉयमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों के कल्याण के लिए हो, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बाबा साहब का इंफेसिस रहा है। मैंने अलग अलग रेफरेंस लेके इस बात को वहां पर लिखने की कोशिश की, और इसीलिए इस चीज को हमको समझना अति महत्वपूर्ण है कि दैनंदिन जीवन में जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसको जोड़ जोड़ के अगर आप देखोगे तो फिर हमको पता चलता है कि कई बार इस रूल्स ऑफ द गेम जो होते हैं उसको ही चेंज करने की कोशिश होती है, चाहे वो एक्सप्लिसिट तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से, या फिर इंप्लिसिट तरीके से, परोक्ष तरीके से किए जा सकती है। और यही नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसी का उपयोग करके जो रूल्स ऑफ द गेम बने हुए हैं, उन्हीं का उपयोग करके रूल्स ऑफ द गेम में ही परिवर्तन करने की कोशिश भी की जा सकती है। दिस इज व्हाट मैंने यहां लिखने की कोशिश की। हर युग में रूल्स ऑफ द गेम का जो नेचर है, रूल्स ऑफ द गेम का मतलब यह है कि ये जो स्ट्रगल होता है उसको हम गेम कह सकते हैं, तो उसके रूल्स होने चाहिए। आप पॉलिटिक्स को रूल्ड आउट नहीं कर सकते, राजनीति को हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। कोई भी युग हो, उसका नेचर चेंज हो सकता है, वो रहेगी, राजनीतिक प्रक्रिया रहेगी, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं को समायोजित कैसे किया जाए, उसको एक विशेष डायरेक्शन कैसी दी जाए, उसका उपयोग सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे किया जाए, यह असली प्रश्न है, यह असली मुद्दा है। और इसीलिए जब हम ये दैनंदिन जीवन के छोटे छोटे जो अलग अलग घटनाएं देखते हैं, और उन घटनाओं को अगर हम देखें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में अगर देखें, जैसे कि थोरात सर ने भी अभी बहुत सी चीजें बताई, और मिर्जा सर और उसके पहले सर दादा ने भी बताया, तो क्या होता है कि ये जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम कंप्लीटली चेंज होने की कगार पे आ जाता है। आपको सारी की सारी जो चीजें हैं जैसी की वैसी दिखाई देगी, लेकिन इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली तरीके से जो चीजें एक्चुअल में होगी, वो होते हुए आपको दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी। आप लोग 1980, 1970, 1990
के दशक के जो बुक्स है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर फॉरेन ऑथर्स ने लिखा हो या इंडियन ऑथर्स ने लिखा हो, पढ़िए। उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें आपको ज्यादातर जो दिखेगा डिस्कोर्स में या विमर्श में, वो आपको दिखेगा कि भारत के लोकतंत्र के बारे में गुणगान गाए गए, बहुत बड़े बड़े गुणगान गाए। ये नहीं बोल रहा चाहिए कि गुणगान नहीं गाना चाहिए, गुणगान अवश्य गाना चाहिए, लेकिन यथार्थ की बिना समीक्षा किए और आगे आने वाले जो समय की नजाकत को न समझते हुए, उसका आकलन न करते हुए अगर हम गुणगान गाते रहे तो सिर्फ गुणगान ही गा सकेंगे, फिर यथार्थ में हम कुछ करने के लायक नहीं बच सकेंगे। आज जब वो मैं उन लोगों की पुस्तक जो 1970, 80, 90 में लिखा करते थे, चाहे वो फॉरेन ऑथर्स हो, और आज जब वो उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जब पेपर्स हम उनके पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नाउ दे आर कंपेल्ड टू चेंज देयर ओन वर्जन्स, दे आर फोर्स्ड, उनको मजबूर होके जो उन्होंने बात कही पहले 1970, 80, 90 में, आज वो उसको मजबूर है चेंज करने की। या फिर आज उनकी जो डिस्कोर्स है, उनका जो नैरेटिव्स या उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने 1970, 80, 90 में रखे हो, आज उनको पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यार उन्होंने क्या लिखा फिर। आई मीन दे वेर, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट, बट एट द सेम टाइम मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि किस तरीके से वो कंपेल्ड हुए हैं कि आज की नजाकत को फिर एक दूसरे तरीके से पेश कर। दैट इज व्हाट आई। तो ये जो बुक है, ये बुक में इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से चेंज हो सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम में जो जिस तरीके से दिखता है, सारे जो प्रोविजंस, फॉर्मल प्रोविजंस आपको दिखाई देंगे जैसे है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में ही किस तरीके से चेंज हो जाता है, रूल्स ऑफ द गेम में किस तरीके से चेंज हो जाता है, इस पुस्तक में उस चीज को रखने की कोशिश की गई है। और इसमें इस चीज के ऊपर बल दिया गया है कि कास्ट या कास्ट सिस्टम का जिस तरीके से पॉलिटिक्स को समझने का, जो पॉलिटिक्स को समझने के लिए जो कास्ट सिस्टम या कास्ट का उपयोग किया गया है, उसमें रिवीजन करने की जरूरत है। ये पुस्तक बताने की कोशिश कर रहे। वो इसीलिए क्योंकि आप अगर एनालिसिस, चाहे वो मीडिया में पढ़ेंगे, आप बुक्स में देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे या एनालिसिस देखेंगे, किसको कितनी सीट मिली, इस कास्ट से कितने हैं, उस कास्ट से कितने हैं, ये डाटा वो डाटा, इस कास्ट से इतने लिए गए, उस कास्ट से इस पार्टी ने इतने को टिकट दिए, इसी के इर्द गिर्द घूमता दिखता है मोस्ट ऑफ। मैं उसके अच्छे भले में नहीं जा रहा हूं, अच्छा है बुरा है वो आई एम लिविंग, लेकिन हायरार्किकल जो सोशल ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम, उसका उपयोग करते हुए पॉलिटिकल सिस्टम को ही ऑल टुगेदर चेंज करने के लिए जो भूमिका ली जा रही है, ये बुक उस चीज के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। और इसीलिए साथियों, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड टू हैव व्हाट वी कॉल एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अभी जहां तक मुझे याद है, थॉमस पिकेटी साहब ने एक नई पुस्तक लिखी है। आप सब लोगों को पता है कि थॉमस पिकेटी साहब कैपिटल इन 21st सेंचुरी ये लिखे हैं। उसके बाद में आइडियोलॉजी एंड कैपिटल ये वाली पुस्तक लिखी है। उसके बाद में उन्होंने एक पुस्तक अभी लिखी है रिसेंटली, 2020 में या 21 में लिखी है। उन्होंने उसका शीर्षक दिया है टाइम फॉर सोशलिज्म, समाजवाद का समय। वो इनका कहना है कि समाजवाद का टाइम फॉर सोशलिज्म। He has written elaborately about capitalism in 21st century, but now he is writing time for socialism. I mean, think why he has been compelled to drive his ideas in this direction. After all, there is a reason, something, whatever he is witnessing, and he is said to be the authority on equality in wealth and income both. आज इस पटल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से उन विचारों की आज कितनी जरूरत और प्रासंगिकता है। और आप लोगों ने, वरिष्ठ वक्ताओं ने, आदरणीय वक्ताओं ने
तमाम यहाँ पर बातें लिखी जो मेरी बुक के संबंध में रखी है। खासकर मैं थोरा साहब ने जो सबसे ये अति महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोली, जो कि हमको और उस पर मंथन करना चाहिए, उन्होंने जो कहा कि अगर स्टेट एक विशेष डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उस पर क्लैरिटी लाने की और जरूरत है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कि विच आर द फोर्सेस, हाउ these forces are reshaping the state institutions, in which direction they are trying to take the state institution in a particular direction, and which specifically dimension of those forces are enforcing the state in a particular direction and reshaping it. I acknowledge and I accept this very important aspect that is open to us, जो हमको एक नई प्रेरणा देगा इसको समझने की और इन्वेस्टिगेशन करने की, इसके ऊपर और भी ज़्यादा अनुसंधान करने की, ताकि हम इन चीज़ों को समझ सके जो बहुत ही महीन है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, सटल है, नुआंस्ड है, ताकि हम उन मूल्यों को बरकरार रख सके जिसकी अपेक्षा समतावादी और लोकतांत्रिकवादी विचारों ने हमारे लिए छोड़ रखा है। हर जनरेशन का एक दायित्व होता है, अभी जैसे कि हमारे वक्ताओं ने बताया। नाउ इट इज टाइम फॉर अस, हम भी उसके ऊपर मंथन करें और हम कोशिश करें कि उन विचारों को हम अपने समाज और इस भारत में देखें जिस तरीके का अभी यहाँ जिक्र किया गया है। आप सब लोग यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम में आपने अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर उन वक्ताओं का जिन्होंने इस पुस्तक के ऊपर प्रकाश डाला और इस पुस्तक को पढ़ा। मैं बहुत ही रिग्रेट के साथ कहूँगा कि हमने पुस्तक दिल्ली भेजी, लेकिन सर दूसरी जगह चले गए तो उनको समय भी नहीं मिल पाया, और चूंकि कोविड सिचुएशन है तो इसके कारण इट इज़ अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जिसके कारण अभी भी मुझे कई कॉल्स आते हैं, फ़ोन्स आते हैं कि सर अवेलेबल हो गई क्या, कब मिलेगी। तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो प्रिंटिंग का जो काम है वो डिलेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रूल्स ऐसे बनते हैं कि जिसमें कि आपको घर में ही रहना है, जाना नहीं है, फैक्ट्रीज में नहीं जाना है, प्रेस में नहीं जाना है, तो देन इट बिकम्स चैलेंजिंग टू हाउ टू गेट द स्टॉक्स एंड डिलीवरी, और इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन ये होने के बावजूद भी हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने यहाँ पर मेरे पुस्तक को पढ़ने में समय दिया, उन्होंने उसके ऊपर मंथन किया और अपने विचार रखे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मैं खासकर उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका हमको दिया यहाँ बोलने का। और यही नहीं कहूँगा, मैं तो इस बात के ऊपर तवज्जो दूंगा कि यहाँ पर जो दीक्षा भूमि का जो प्रबंधन है, फुलझले साहब है और उनका पूरा जो टीम है, यहाँ पर डॉक्टर शैलेश बहादुर हैं जिन्होंने 15 दिन 20 दिन से इस तैयारी में वो लगे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम मेरे यहाँ जो साथी बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए पिछले 15-20 दिनों से अपना समय दिया, मुझे आइडियाज़ दिए कि किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से अच्छा हो सकता है करके, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। दीक्षा भूमि का शुक्रगुजार हूँ, इस समिति का शुक्रगुजार हूँ, और साथ में मेरे इस इंटेलेक्चुअल सफ़र में जिन जिन लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया, सभी का नाम लेना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उन सबका मैं इस पटल के माध्यम से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ उनके जो यहाँ पर अफसर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, वो यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके डिपार्टमेंट ने मेरे को सपोर्ट किया so that I can study। और साथ में मैं तमाम उन प्रोफेसर का और इंटेलेक्चुअल जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी मुलाकात मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई, खासकर मैं प्रोफेसर मार्था नुसबाम, प्रोफेसर क्रिस्टोफर ब्लैकमैन, ये ऐसे प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने मेरे आइडियाज़ को एक चालना दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि आप और हमारे बीच में दो सामंजस्य होगा, सपोर्ट होगा, उसके कारण हम इस जो आइडियाज़ है इसको हम आगे ले जाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।